नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जगत 21 में फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। और ये जो सीरीज़ है जो कि एनसीईआरटी सीरीज़ को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और चूँकि साइंस वाला सीरीज़ तो चल ही रहा था, और अभी जो है आर्ट्स वाले सेक्शन का भी सीरीज़ लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हिस्ट्री में जो आज कंप्लीट करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, और ये ओल्ड एनसीईआरटी है, छठी क्लास की हिस्ट्री का। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री मेंशन भी कर दिया हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी। और इसमें जो चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, जो मैं आपको करवाऊंगा, ये पूरे तरीके से कवर हो जाता है। और इसी बुक से जो छठी क्लास की एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, इसी बुक से पिछले बार आप देखेंगे 69 बीपीएससी में तो 9 क्वेश्चन आया था प्राचीन भारत से, जिसमें से 7 क्वेश्चन तो डायरेक्टली इस बुक से था। और वो सारे क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे लिया हूँ, जो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है। चूँकि टॉपिक आप कवर करेंगे तो वहाँ पे वो क्वेश्चन भी दिख जाएगा, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसमें जो चैप्टर है, अच्छा कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर अगर हम इसका थ्योरी पढ़ना चाहें तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं। थ्योरी जो आप पढ़ेंगे ना, तो ये सारा टॉपिक आपको दिखेगा। ये ओरिजिनल बुक है और ये ओल्ड एनसीईआरटी है। राइटर की मैं बात करूँ तो रोमिला थापर राइटर आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे। और लोगो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा बुक का। यहाँ पे एक साथ में मैं दिखा देता हूँ, ये लोगो है इस बुक का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं छठी कक्षा के लिए इतिहास, राइटर रोमिला थापर, ये बुक। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं आपको पूरे तरीके से कवर करवाऊंगा, सारे टॉपिक भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में चीज़ों को मैं डिज़ाइन किया हूँ। हालांकि डिटेल में इसका चर्चा भी करूँगा, आप देख सकते हैं। तो पूरे तरीके से कवर हो जाता है एक साथ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इतिहास का कितना बड़ा योगदान है खास तौर पे बीपीएससी में या बिहार के अन्य एग्जाम में, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। इसका कंप्लीट जो पीडीएफ है आपके बैच में ऑलरेडी मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर आपके सामने है, आदिम मानव। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर हम लोगों का है प्राचीन भारत के इतिहास का, ओल्ड एनसीईआरटी, छठी क्लास के एनसीईआरटी में, और जिसमें आदिम मानव है। दूसरा नगर जीवन का आरंभ, तीसरा वैदिक युग का जीवन, चौथा भारत, छठी ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मौर्य काल। उसके बाद यहाँ पे भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, गुप्त काल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, छोटे छोटे राज्यों का युग, और भारत और संसार। ये टोटल 9 टॉपिक आपको कंप्लीट करने होते हैं यहाँ से। ठीक है, इस बुक से। चलिए, तो पहला जो चैप्टर है या टॉपिक बोल सकते हैं, जिसका नाम है आदिम मानव, है ना। आइए समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप क्या करिए 1.5x करके देखिए, या फिर 2x करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन है, खनाब दोष मनुष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और 3 स्टेटमेंट दिया गया है। तीनों में से कौन कौन सा सही है ये आपको समझना है। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई खनाब दोष मनुष्य कौन होगा। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा ऐसा व्यक्ति या समुदाय जिसका कोई अस्थायी घर नहीं होता, और जो एक जगह से दूसरे जगह पर यात्रा करता रहता, या फिर खनाब दोष लोग भोजन प्राप्त करने, पशुओं के लिए चारागाह खोजने, या अपना जीविका कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, वही खनाब दोष होगा, और उनके पास सारे संसाधन मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है अगर ये चीज़ें आपने समझ लिया तो आराम से चीज़ों को कर भी सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट खनाब दोष के संदर्भ में सही है। तो कह रहे कि आरंभ में लोग खनाब दोष थे, बिल्कुल खनाब दोष थे आरंभ में, चूंकि उनके पास सारे संसाधन अवेलेबल थे नहीं, तो खाना के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। कई सारी अन्य चीज़ है जो कि हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे कि वे अकेले रहने के बजाय समूह बनाकर रहते थे। समूह में इसलिए बना के रहते थे क्योंकि कई कारण था। पहला कारण तो जाहिर सी बात है, समूह में रहेंगे तो उन्हें जानवर से भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, है ना। और मान लीजिए अगर अलग अलग रहेगा तो जंगल में, चूँकि ये लोग रहते थे उस समय, है ना, उस समय तो घर तो हुआ करता नहीं था, तो
बिछड़ भी जाने का संभावना थी, है ना, एक दूसरे से को खो जाने का भी संभावना थी, तो ये भी कारण है, तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट करें कि आमतौर पर एक समूह में कुछ पुरुष, स्त्रियां और बच्चे हुआ करते थे या फिर रहते थे। तो जाहिर सी बात है अगर समूह होगा तो सभी में सभी लोग शामिल होंगे, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट आपको सही दिख रहा होगा, इसलिए डी इज द राइट आंसर। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ मैं सारी चीज़ें, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। मेंशन कर दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि उपयुक्त तीनों जो स्टेटमेंट है सही है। आरंभ में लोग खनाबदोश थे, यानी वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने के बजाय समूह बनाकर रहना ये बेहतर पसंद करते थे। और उन दिनों का जीवन सचमुच में बहुत बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ के फल फूल जंगली पौधे खाते थे और जो जानवर मिल जाते थे उनका शिकार भी करते थे। और इसी कारण जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले अधिकांश पशुओं का शिकार कर लेते थे, तो शिकार की खोज में उन्हें दूसरे स्थान भी जाना पड़ता था। तो बिल्कुल सही है भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला स्टेटमेंट ये कथन और कारण है, आप देख सकते हैं। तो ये देखते हैं, कथन में कहा जा रहा है कि ये आदिम मानव के जीवन में जो है आग अजूबा था। बिल्कुल सही कह रहा है, आग अजूबा था उस समय, है ना। दूसरा यहाँ पे कारण में है, कारण आर में है कि आग का इस्तेमाल से रहन सहन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। जो कि पहले जो वो लोग खाना खाते थे तो आग का आविष्कार हुआ नहीं था, तो जाहिर सी बात है वो कच्चे भोजन खाना पसंद करते थे, जो कि उनके बारे में तो नॉलेज ही कुछ नहीं था। बाद में जब उनका खोज होता है, आग का खोज कैसे हुआ अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये कथन और कारण है, तो दोनों कहीं ना कहीं आपको सही दिख रहा होगा। लेकिन आर यहाँ पे देख सकते हैं ए का व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, बी आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि आग की खोज संयोग से हुई। पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी, और जब वह सूखी पत्तियों और टहनियों पर गिरी वो चिंगारी, तो उनमें से क्या हुआ भाई, आग निकला। और आग, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आग आदिम मानव के लिए एक अजूबा थी, परंतु आगे जाकर इसका अनेक कामों में इस्तेमाल किया गया। इससे रहन सहन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, सुधार होगा, और आग की खोज को हम एक महान खोज कह सकते हैं। तो ये बेसिक बातें आपने देख लिया। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आदिम मानव के द्वारा इस्तेमाल किए गए औजार एवं हथियार एवं इसी प्रकार की कुछ अन्य चीज़ों या फिर चीज़ें उपमहाद्वीप के विविध भागों की नदियों से में मिली। तो कह रहा है कि ऐसे प्राप्त साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है, और आइए देखते कौन कौन सा सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है, कश्मीर घाटी में, पहला जो स्टेटमेंट है, कह रहे कश्मीर घाटी में जानवर की हड्डियों से भी औजार और हथियार बनाते थे। बिल्कुल सही है। आगे आप देख सकते हैं, कह रहे कि पत्थर के बड़े टुकड़ों से हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और बशीले जो है यहाँ पे बनाया करते थे या फिर बनाए जाते थे। तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही दिख रहा होगा, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाषाण युग एवं ताम्रपाषाण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। दो स्टेटमेंट फिर से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कह रहे कि पाषाण युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजार का इस्तेमाल करता था। तो ये बिल्कुल सही, क्योंकि नाम से ही चल रहा होगा, आपको पता है कि पाषाण पौषे पत्थर का यूज होगा, तो है ना, तो सिर्फ केवल पत्थर का यूज होता था, ठीक है। आगे यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट करें कि ताम्र युग में मनुष्य जो है, ताम्र यहाँ पे ताम्र युग है और यहाँ पे पाषाण युग है। तो ताम्र युग में मनुष्य ने पत्थर के औजारों के साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल शुरू किया। तो पत्थर का, जाहिर सी बात है, खोज पहले हो गया, पत्थर का औजार का इस्तेमाल ये लोग पहले से करते थे। तो ताम्र युग में होगा, तो युग में होगा, तो भाई जाहिर सी बात है अब यहाँ पे तांबा का खोज हो गया होगा, तो अब यहाँ पे दोनों का मिश्रित रूप होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट, इसलिए यहाँ भी दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम जो धातु, सर्वप्रथम धातु में बात कर रहा हूँ, एलिमेंट, धातु में बात कर रहा हूँ। एलिमेंट में धातु, अधातु और उपधातु होते हैं।
तो मैं यहाँ पे धातु का बात कर रहा हूँ, मेटल की बात कर रहा हूँ। ये कौन सा था? तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा खोजी गई जो धातु है ये तांबा है। लोहा मत टिक कर दीजिएगा, ठीक है, तांबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था, तो आपको यहाँ पे दिखेगा आंसर जाहिर सी बात आसान है, जौ हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। चलिए 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि नवपाषाण युग के औजार एवं अन्य चीजें के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे बात कर रहे हैं नवपाषाण, ठीक है। और कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? 3 स्टेटमेंट आपको दिया गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक नव, यहाँ पे वजनदार होगा, सही कर लीजिएगा, वजनदार होगा। कह रहा है कि एक वजनदार डंडा जिसका इस्तेमाल जमीन खोदने के लिए होता था, बिल्कुल सही है। कुल्हाड़ी का इस्तेमाल पेड़ को काटने या छांटने के लिए होता था, बिल्कुल सही है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, कह रहा है कि सील और बट्टा का इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए किया जाता था। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 कथन और कारण है। कथन में है कि ताम्रपाषाण युग के लोग आभूषण और सजावट के शौकीन थे, बिल्कुल ये आपको सही दिख रहा होगा, ताम्रपाषाण युग के लोग, ठीक है। कारण में है स्त्रियां सीपी, समझते हैं ना, जिसे सितुआ कहते हैं। तो कह रहे कि स्त्रियां सीपियों तथा हड्डियों के आभूषण पहनती थी और बालों में जो है सुंदर कंघियां लगाई रखती थी। कंघी लगा कर ही रखा करते थे ये लोग, ठीक है, बाल में। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट आपको सही दिख रहा होगा और आर ए का सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ताम्र युग के समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन कौन सा सही है? 2 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे है, तो देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि लोग खानाबदोशी का जीवन छोड़कर गांव में रहने लगा था, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, आग का खोज हो जाएगा, पत्थर और तांबा का खोज हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जीवन में सुधार होगा। तो ठीक है, तो अब खानाबदोशी के जीवन के छोड़कर अब गांव में रहना लोग पसंद करेंगे, घर बना के। तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि गांव का सबसे वृद्ध आदमी ही प्रायः गांव का मुखिया हुआ करता था उस समय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही दिख रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्तंभ क में आरंभ, लिखा हुआ कि स्तंभ क में आरंभिक मानव जीवन की जो है प्रमुख अवस्था दी गई है और ख में कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार दिए गए हैं। तो स्तंभ क और ख को भाई आपको मिलान करना है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्तंभ क में पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण युग है, और ख में आग की खोज, तांबा की खोज और फसल काटने का औजार जो है कब, इसका कौन से काल में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें ना कि भाई आग का जो खोज हो गया था ये पुरापाषाण काल में है ना, एकदम पुराना युग पे। नवपाषाण काल में तांबा का खोज हो गया था। देखो भाई यहाँ पे मैं सही बोल दिया हूँ, सही नहीं है। नवपाषाण काल में किसका खोज होगा? फसल का खोज होगा, ठीक है। और ताम्र युग में तांबा का खोज होगा, ताम्रपाषाण युग में, अभी बताया था ना, तो ये होगा सही। तो आइए ए का क्या हो जाएगा भाई? ए का 1 हो जाएगा, बी का 3रा हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा? 2रा हो जाएगा। तो देख लीजिए जो सही है आप टिक कर दीजिए। दोबारा सुन लीजिए, पुरापाषाण युग में क्या होगा? पुरापाषाण सबसे पुराना युग होगा, आग का खोज हो जाएगा। उसके बाद ताम्रपाषाण युग आएगा, तो जिसमें तांबा का खोज हो जाएगा। और नवपाषाण युग में जैसे ही हम लोग आएंगे तो भाई हम लोग क्या करेंगे? फसल काटने का औजार को भी हम लोग सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को माइंड में रखिए। देख लेते किस में ऐसा आ रहा है। तो देखो 1 का ए, बी का 3 और सी का 2, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है आरंभिक मानव के धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित। अब यहाँ पे आरंभिक मानव के धार्मिक विश्वास के संदर्भ में आपको कथन पे विचार करना है, ठीक है। और कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2 स्टेटमेंट ही दिया गया है। तो भाई क्वेश्चन बड़ा है तो आपको देख के डरना नहीं है। तो ये देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आकाश का एक देवता था जो सूर्य की प्रतिदिन आकाश की यात्रा करने की अनुमति देता था। ये लोग ऐसा मानते थे, बिल्कुल सही है। मातृदेवी के रूप में धरती माता की छोटी
मूर्तियाँ बनाई जाती थी और सर्वत्र इनकी पूजा, हर जगह उस समय पूजा करते थे। तो ये भी सही है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, दोनों सही है। अगला चैप्टर हम लोगों का है नगर जीवन का आरंभ, और यहाँ पे आपको सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, और आप लोग बना भी लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो कह रहे कि नगर जीवन का आरंभ, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने जिस नगर की खोज हुई और जो रावी नदी के तट पर स्थित था, तो कौन था भाई? हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था, उसके बाद मोहनजोदड़ो का, धीरे धीरे जो अलग अलग स्थल का खोज होने लगा था। बहुत अच्छे से बता दिया, तो हड़प्पा हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है, या फिर किस सभ्यता से संबंध रखते हैं? हड़प्पा सभ्यता का एक नाम था भाई सिंधु सभ्यता भी। क्यों ऐसा था? क्योंकि पहले जो हड़प्पा नामक स्थल का खोज हुआ था वो पाकिस्तान में भी पड़ते हैं, तो बहुत सारे जो आप स्थल का जो खोज हुआ, उसके बाद मोहनजोदड़ो का हुआ, अलग अलग स्थल का जो खोज हुआ, तो भाई पता चला कि ये सारे स्थल जो है ना कहीं रावी नदी के किनारे हैं। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का नाम जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम रख दिया गया। ठीक है, तो भाई यहीं पे कह रहा है कि निम्नलिखित हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध रखता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखेगा, जो कि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था वो। पहला कि मैं लिख भी दिया हूँ, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे लिखा भी है कि पुरातत्ववेताओं ने भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में अन्य स्थानों की खुदाई करके सिंधु सभ्यता के नगरों से मिलते जुलते कई नए नगर की खोज निकाले, और इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को अब हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति भी कहते हैं। और क्योंकि इन नगरों में रहने वाले लोग का जीवन जो है हड़प्पा वासियों से मिलता जुलता रहा है। और कह रहा है कि ये नगर पंजाब के रोपर तथा हरियाणा में राखीगढ़ी, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, कच्छ की खाड़ी में धौलावीरा, अहमदाबाद के पास लोथल और राजस्थान में कालीबंगा थे। और इसे सिंधु घाटी भी कहते हैं क्योंकि इसका विस्तार सिंधु के आसपास या फिर सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर को टिक करना है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में ये मकान ईंटों के बने होते थे। मकान जो हुआ करता ईंट का बना हुआ था और उनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती थी, ये भी सही है। अगला है कि मोहनजोदड़ो के निचले नगर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोहनजोदड़ो के निचले नगर में सड़कें सीधी जाती थी और एक दूसरे से जो है यहाँ पे मेंशन भी कर दो, एक दूसरे से समकोण पर काटती थी। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा भाई? तीनों स्टेटमेंट सही, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की स्त्रियों के वस्त्र एवं आभूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। स्त्रियों को क्या क्या वस्त्र और आभूषण के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, चलिए तो कह रहे हैं यहाँ पे स्त्रियाँ छोटा घाघरा पहनती थी जो कमर बंद से कसा हुआ रहता था। तो ये बिल्कुल आपको साफ साफ सही दिख रहा होगा। स्त्रियाँ जो है छोटा घाघरा पहनती थी जो कमर बंद से जो है यहाँ पे कसा रहता था। ठीक है, स्त्रियों को अपने केस तरह तरह से संवारने की शौक थी। अगला है यहाँ पे स्त्रियाँ कंगन और हार पहनती थी। ये तीनों स्टेटमेंट आपको सही दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी डी हो जाएगा सही। आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। डी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि तीनों स्टेटमेंट सही है। और हड़प्पा संस्कृति के लोग कपड़ा बुनना जानते थे। मिट्टी से जो टुकड़े मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि बहुत सी स्त्रियाँ घर पर जो है सूत काट लेती थी। कपड़े सूती होते थे, सूती वस्त्र का, और कह रहा है कि उनका भी इस्तेमाल होता था। स्त्रियाँ अपने केस को जो है भांति भांति से गोदती थी और कंघे से जो है यहाँ पे सजाते थे। स्त्री और पुरुष आभूषण दोनों पहनते थे। ठीक है, दोनों का शौक था आभूषण पहनने का। आभूषण ये है कारज और शिप की गुड़िया के बने होते थे, परंतु
अमीर के लिए सोने और चांदी का भी बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन कौन सा सही है उसको जवाब देना है। तो कह रहा है कि ये लोग जो है ना सिस्टाइट या पत्थर की बनी चपटी आयताकार मोहरे, अच्छा ये सिस्टाइट है ना, पत्थर की बनी चिपटी आयताकार मोहरे हैं, है ना। तो ये सही है, आपको दिख रहा होगा। उस समय ये था जो सिस्टाइट था ना, ये पत्थर से बनी हुई मोहरे हुआ करते थे। मोहर के एक तरफ सांड या एक सींग वाला पशु, एक हाथी या, इस लाइन को समझिए। डायरेक्टली प्रश्न 69 बीपीएससी में यही पूछा गया था कि भाई इनमें से किसका साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला था, कौन सा जानवर का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मोहर के एक तरफ सांड या एक सींग वाला पशु या एक हाथी या किसी दृश्य की आकृति है, ठीक है। तो ये भी सही है दोनों स्टेटमेंट, इसलिए आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के स्थल जहाँ खुदाई में एक डॉकयार्ड बोलिए या एक डॉक या नौका गोदी मिली है, जहाँ से माल नौकाओं पर लाद कर भेजा जाता था और बाहर से आने वाला माल जो है यहाँ उतारा जाता था। वह स्थल है, ये कौन सा स्थल है, कहाँ पे ये था, ठीक है। डॉकयार्ड कहाँ पे था। डॉकयार्ड का मतलब ही होता है कि उस समय जो व्यापार करते थे वो लोग समुद्री मार्ग से करते होंगे, है ना। तो जहाँ पे नौ सब रुकने का जगह होता है ना, उसी को डॉकयार्ड कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ था, लोथल, हड़प्पा, चुनहौदरो, कोटदीजी। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, लोथल हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, लोथल में था डॉकयार्ड। यहाँ पे आप देख भी लीजिए, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता काल में सुमेर और फारस की खाड़ी के तटवर्ती नगरों के लोग के साथ हड़प्पा संस्कृति के लोग व्यापारी संबंध थे। लोगों का जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का व्यापारिक संबंध थे। वे लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है बराबर माल भेजते थे। मोहनजोदड़ो में बनी मोहरे तथा अन्य छोटी चीज़ें इराक के स्थल से मिली है। कौन से छोटी छोटी चीज़ें इराक के स्थल से मिली है। लोथल जहां खुदाई में एक डॉकयार्ड या फिर नौका गोदी मिला है। आगे कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग उत्तरी अफगानिस्तान के साथ भी व्यापारिक संबंध रखते थे। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान से खूबसूरत नीले जो है लाजवर्त का पत्थर आयातित किया जाता था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। बढ़ जाते हैं अगला टॉपिक पे। हम लोग का 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ, तीसरा टॉपिक पे आ गए और इसका नाम है वैदिक युग का जीवन। देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हड़प्पा सभ्यता से इतना ही क्वेश्चन बनेगा क्या? नहीं, आप जब 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी को मैं कवर करवाऊंगा तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें दिखेगा, ठीक है। डिटेल में वहाँ पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को मैं आपको थ्योरी वाला क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी हूँ और सारे फैक्ट्स में वहाँ पे मेंशन भी किया हूँ। ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इसलिए, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी का जो भी बुक में है 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में, वो सारे की पॉइंट आपको यहाँ पे कवर हो रहा है। चलिए वैदिक युग के जीवन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो यहाँ पे है देख सकते हैं, पहला जो कथन है कह रहा है कि आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे। धीरे धीरे वे दक्षिणी पश्चिमी की ओर आगे बढ़कर दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में जो है आबाद हुए। आबाद का मतलब वो आके बस गए। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आरंभ में आर्य जो है पशुचारी खनाबदोश लोग थे। बिल्कुल पशुचारी खनाबदोश थे। खनाबदोश के बारे में आपने समझ ही लिया है। वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे, है ना। तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट करें कि आर्यों के बारे में हमें जानकारी उन सूक्तों से मिलती है जिनकी उन्होंने रचना की है। हाँ, ये भी सही है। आर्य के द्वारा जो सूक्त रचना की गई है उससे हमें आर्य के बारे में जानकारी मिलता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, डी होगा सही आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आर्यन के बारे में, है ना। तीनों स्टेटमेंट सही है। कह रहे कि दिल्ली के उत्तरी प्रदेश के पास ही सरस्वती नदी बसती थी, परंतु इस नदी का जल धीरे धीरे सूख गया। यह और उसी नदी के किनारे जो है आर्यभाषी लोग सालों तक रहे और
यहीं पर इन्होंने अपना सूक्तों का संग्रह कर ऋग्वेद तैयार किया था। ठीक है, और ये जानकारी हमें यहीं से मिलता है, ऋग्वेद से। ठीक है, तो ये बेसिक बात है, आप चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्य के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने सूक्त की रचना की थी ये तो देवताओं की स्तुति में। ठीक है, देवताओं की स्तुति में, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, सभा और समिति, बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे कि सभा और समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन कौन सा सही है देख लीजिए। कह रहे समिति में कोई भी व्यक्ति अपना स्पष्ट राय नहीं दे सकता था। समिति में बिल्कुल गलत है। समिति में कोई भी व्यक्ति अपना स्पष्ट राय, यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि नहीं दे सकता था, बल्कि यहाँ पे समिति में व्यक्ति जो है कि उस समय समिति बड़ी संस्था थी, तो समिति में स्पष्ट जानकारी यहाँ पे मिलता था। समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी राय स्पष्ट दे सकता था, तो ये बोल दिया कि नहीं दे सकता था, तो ये गलत है। अब यहाँ पे सभा बड़ा, सब यहाँ पे क्या था, बड़ा जो था भाई, समिति था बड़ा। ठीक है, समिति बड़ा था और सभा इससे छोटा था। ठीक है, इससे छोटा था सभा। तो कह रहे कि सभा चुने लोगों की एक छोटी संस्था थी। बिल्कुल ये ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। सॉरी, दोनों स्टेटमेंट सही कैसे होगा भाई, ये गलत बोल दिया था ना, ए वाला में गलत था और ये दूसरा सही है, तो आंसर क्या होगा, बी सही होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है भाई, आरंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था ये कौन सा था। लाइन को पकड़िए, आरंभिक वैदिक कालीन आर्यों का जो स्टार्टिंग में था, क्योंकि वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक ऋग वैदिक काल, एक जो है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है ये 1500 BC से लेके 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1000 BC से लेके 600 BC तक। ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि ये सब मैं बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ थ्योरी वाला क्लास में, मैं बार बार इन चीज़ों पे जोर दे के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए बोलता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि आरंभिक वैदिक कालीन आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था ये जो है पशुपालन था, इसका है ना, पशु पालन था। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में लोहे का उपयोग के संदर्भ में, वैदिक काल में लोहे का उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है और कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारत में लोहे का उपयोग जो है 1000 ईसा पूर्व से कुछ पहले शुरू हुआ था। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ था। कह रहा है कि इससे बने औजार से गंगा घाटी के घने जंगल को साफ किया गया। तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं और उनके कार्य को भाई आपको सम्मिलित करना है। उस समय जो वैदिक देवता थे उनका, जैसे घो का काम क्या था, सवित का काम क्या था, अग्नि का काम क्या था, उषा जो देवता थे उनका काम क्या था, ये पूछ रहा है आपसे। कोई बात नहीं। तो अगर मैं बात बता दूँ, घो जो देवता थे ये आकाश का देवता को घो देवता कहा जाता था, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये सावित्री जो देवता थी आप यहाँ पे देख पाएंगे, वो जो है सूर्य की जो है यहाँ पे प्रेरक शक्ति का देवता था। अग्नि की अगर मैं बात कर लूँ तो अग्नि जो है आग का देवता था, और उषा की मैं बात करूँ तो यह तो है प्रातः काल की देवी थी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर हम लोगों का है भारत 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। चलिए, कह रहा है कि यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज के संदर्भ में, 6ठी ईसा, यहाँ पे इस लाइन को समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 6ठी ईसा पूर्व में जो गणराज हुआ करते थे उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि गणराज ऐसा शासन था जिसमें शक्ति परिवार और कुलों के प्रमुखों के हाथ में रहती थी। बिल्कुल ये सही है, और ऐसा ही स्टेटमेंट रहता है। तो गणराज का यही था उस समय। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई गणराज में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था। ये भी एक इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, गणराज का वंशानुगत राजा नहीं होता था। तीसरा स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप देख पाएंगे भाई साहब, कह कि शाक्य और लिच्छवी वंश ने के जो है अपने प्रसिद्ध गणराज थे। किसका, शाक्य का और लिच्छवी का अपना प्रसिद्ध गणराज था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है,
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि मगध के राजा बिंबिसार। अब यहाँ पे समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैं आपको 16 महाजनपद पढ़ाया हूँ, मगध साम्राज्य को पढ़ाया हूँ प्राचीन भारत में, मौर्य साम्राज्य पढ़ाया हूँ, गुप्त साम्राज्य पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे से, इसलिए थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है यहाँ पे मगध के राजा बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, तीनों में से कौन कौन सा सही है आपको चूज करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई साहब, पहला जो स्टेटमेंट है, कह रहा है कि लगभग 542 ईसा पूर्व में बिंबिसार बिंबिसार जो है मगध का राजा बना और उसने पड़ोसी राजकुमारियों से विवाह संबंध जोड़े। ये बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, मगध राज्य में बहुत अधिक जो है कच्चा लोहा मिलता था, हथियार और औजारों के लिए उस समय लोहा का बहुत बड़ा महत्व था, मतलब कि इस धातु का बहुत बड़ा महत्व था, तो बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि मगध के दक्षिण पूर्व में अंग राज्य था, ठीक है, और बिंबिसार अंग राज्य को जीत लिया था, ठीक है। तो 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो है बिहार में था, कौन कौन सा, अंग वज्जी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिहार में 16 में से 3 महाजनपद हुआ करते थे। पहला था अंग, है ना, मगध और वज्जी, ठीक है, वज्जी। 3 महाजनपद जो है मगध, अंग, वज्जी, 3 महाजनपद बिहार में हुआ करता था। तो अंग का राजधानी चंपा था, मगध का पहले राजगिरा था, बाद में पाटलिपुत्र हुआ, ठीक है, वज्जी का वैशाली इसका राजधानी था। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रख लीजिएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन में क्या था, हाँ, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तीनों पूछ रहा था कि तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो तीनों मैं बता दिया हूँ ना, तो इसलिए आंसर क्या होगा भाई, डी हो जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, अजात शत्रु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में राजा की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजा का स्थिति था वो कैसा था, उसके संदर्भ में आपको बात करना है। तो राजा अब जो है एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था, अब वह समाज और धर्म के रक्षा करते थे या फिर रक्षक थे, बिल्कुल सही है। राजा अब राज का प्रतीक बन गया, अतः राज की स्थिति शक्तिशाली हो गई, बिल्कुल सही है। राजा शान शौक से बड़े महल में रहता था और सेवक तथा अधिकारियों से घिरा रहता था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है भाई। तो देख लेते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में करों के संदर्भ में, मतलब जो टैक्स उस समय था, तो उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। फिर से 3 स्टेटमेंट है, कर है उस समय जो टैक्स था, करों का बड़ा महत्व था उस समय, ठीक है, क्योंकि हालांकि टैक्स का महत्व अभी भी है, उस समय भी हुआ करते थे, क्योंकि उनके बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकते था। अभी राज बिना टैक्स के बिना क्या कर पाएगा, अभी भी नहीं कुछ कर पाएगा। टैक्स जाता है, हम लोग एक बिस्किट खरीदते हैं 5 रुपया का, यहाँ पे चॉकलेट खरीदते हैं, तो उसमें भी हम लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो उस समय भी टैक्स बहुत बड़ा स्रोत था, अभी भी है, तो ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि कर वसूल करने के लिए राजा अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया करते थे, बिल्कुल सही है। और किसान को अपनी उपज का, अब इस लाइन को समझिएगा, उपज का 6ठा भाग, किसान की अपनी उपज का कितना, तो 6ठा हिस्सा जो है राजा के लिए देना पड़ता था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 6ठा हिस्सा राजा को देना पड़ता था। अगला, अच्छा, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा गलत है। इस बार गलत पूछा है, 4 ऑप्शन है। तो कह रहा है कि इनका जन्म, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है, ये बोला जा रहा है कि इनका जन्म महावीर स्वामी का
ईसा पूर्व 6ठी सदी में लुम्बिनी में हुआ था, डायरेक्टली ये गलत है। महावीर स्वामी का जन्म तो पूर्व 6ठी शताब्दी में तो हुआ है, लेकिन इसका जो जन्म हुआ है ये वैशाली में हुआ है ना, वैशाली में हुआ है, और ये बोल रहा है कि लुम्बिनी में हुआ, तो ये डायरेक्टली गलत बोल दिया है, ठीक है, ये गलत है। अगला जो स्टेटमेंट है ये सही है, जो कि गलत ही ढूंढना था, तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी एक को ढूंढ रहे हैं, तो गलत ये था। करे इन्होंने घर छोड़ दिया था और कई वर्षों तक जीवन से संबंधित प्रश्नों को हल करने में ढूंढते रहे, ठीक है, बिल्कुल सही है। इन्होंने 23 तीर्थकों के उपदेशों का समर्थन किया और उनमें अपने विचार भी जोड़े, तो ये भी सही है। और इन्होंने अपने उपदेश आम जनता की बोली में दिए, संस्कृत में नहीं, है ना। तो पहला गलत था, बाकी सब सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था, आसान सा क्वेश्चन है। तो भाई बुद्ध का जो जन्म हुआ था बताइए सब लोग, है ना, सभी को पता है भाई, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है? गौतम बुद्ध का मैं बात कर रहा हूँ, ये लुम्बिनी वन है, नेपाल में पड़ता है, ठीक है, तो ये पूछे जा सकते हैं। तो लुम्बिनी वन में हुआ था, ठीक है, ये नेपाल में पड़ता है अभी। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था ना, उसका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। ये बेसिक बात है, तो मैं बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ भाई आपको थ्योरी वाला क्लास में। अगला चैप्टर हम लोग का है मौर्य साम्राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि मौर्य वंश के स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही नहीं है, ये बोल रहे कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में। तो कह रहे मतलब कि ये ईसा पूर्व 4ठी सदी में मगध पर जो है नंद राजा ने शासन किया था, बिल्कुल सही है। मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, बिल्कुल था। अगला है, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ने अपनी सेना का संगठन किया और नंद राजा घनानंद को पराजित किया, मतलब कि हरा था, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि घनानंद एक लोकप्रिय राजा था, नहीं, एक लोकप्रिय घनानंद नहीं था। तो घनानंद यहाँ पे क्यों नहीं था वो लोकप्रिय, यहाँ पे देख लीजिए। नंद राजाओं ने जो है जो टैक्स था वो वसूली से अपार संपत्ति जो है अर्जन किया था। उनके पास एक विशाल सेना भी थी, परंतु कुशल शासक जो है ये नहीं था, इसलिए उनको उखाड़ फेंकना आसान था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जो है, चंद्रगुप्त मौर्य की मैं बात करूँ तो शिक्षा देकर युद्ध के लिए तैयार किया, और ऐसा समझा जाता था कि जो नंद राजा था जिसका नाम था घनानंद, ये लोकप्रिय नहीं था, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से कौन कौन सा सही है देखना है। तो पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है कि यूनानी राजा सिकंदर 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर हमला किया था, ये बिल्कुल सही है। सिकंदर ने जो है हखमनी सम्राट को हराकर उसके साम्राज्य जीत लिया था, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, तीनों स्टेटमेंट सही है। कह रहा है यूनानी राजा सिकंदर ने भारत पर इसलिए हमला किया था क्योंकि उत्तर के कुछ क्षेत्र हखमनी शासकों के ईरानी साम्राज्य में शामिल था। पंजाब पर अब सिकंदर द्वारा पीछे छोड़े गए गवर्नर शासन करते थे, ठीक है, ये बेसिक बात है भाई। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा है चंद्रगुप्त ने जो है सेल्यूकस निकेटर को कितना, तो 503 ईसा पूर्व में, मतलब कि BC में हरा दिया था, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त का शासनकाल समाप्त होने तक समूचा उत्तर भारत मौर्य के अधीन आ गया था, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का उत्तराधिकारी जो है कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होगा, इसका नाम था बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार बना था, इसलिए ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछ रहा है। तो कह रहा है कि अशोक ने कलिंग जीत कर अपने शासन में मिला लिया। कलिंग उड़ीसा वाला क्षेत्र हुआ करता था। दोबारा कर रहा हूँ, मैं थ्योरी वाला क्लास में बहुत अच्छे से ये सब पढ़ाया हूँ। कह रहा युद्ध से पीड़ित स्त्रियों और बच्चों को देखकर अशोक
को जो है यहाँ पे बहुत दुख हुआ था, तो ये भी सही है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने प्रण किया, ये ठान लिया, मतलब कि प्रण किया कि वो कोई युद्ध अब नहीं करेगा कलिंग युद्ध के बाद। बिल्कुल ये सही है। आंसर क्या होगा? तीनों स्टेटमेंट सही है, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रियदर्शी के रूप में बताया गया? तो भाई अशोक के बारे में सबको पता है भाई। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ये इसे चूज करना है, ठीक है, अशोक के संदर्भ में। तो आंसर बताइएगा आप सभी लोग। 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा हो जाएगा सही 37 का? तो देखो यहाँ पे अशोक को राजाओं, यहाँ पे राजाओं होगा, ठीक है। अशोक की जो है पहला स्टेटमेंट है अशोक की राजाज्ञाओं, ठीक है भाई, राजाज्ञाओं होगा, ठीक है। अशोक की राजाज्ञाओं को अभिलेख समझा गया, बिल्कुल सही है, अभिलेख में समझा गया, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो ऑप्शन है कह रहा है कि अधिकांश राजाज्ञाएं खारोष्ठी में लिखा गया, जो कि ये गलत है, खारोष्ठी में नहीं, ये ब्राह्मी लिपि में, किस में भाई? ब्राह्मी लिपि में जो है लिखा गया जायदाद, तो ये गलत था, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अशोक के अभिलेख की भाषा आमतौर पर प्राकृत थी, ये सही है। और अशोक की कुछ राजाज्ञाएं यूनानी भाषा में भी थी और अफगानिस्तान में खुदवाई गई थी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते, अगला क्वेश्चन आपके सामने कर है कि अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा फिर से गलत है ये चूज करना है। तो कह रहे हैं वह इंसानों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने का विरुद्ध था। अब इस लाइन को समझिए, कह रहा है कि वह जो है, मतलब कि अशोक के बारे में बात हो रहा है, कह रहा है कि अशोक इंसान और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने का विरोध था, नहीं, रोक लगाना चाहते थे, तो ये डायरेक्टली गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, तो गलत ही ढूंढना था, तो आंसर ये हो गया। बाकी इसका इच्छा थी कि वे विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में जो है शांति और सौहार्द से रहे। उसने युद्ध न करके करने का वचन दिया था, बिल्कुल सही है। उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की बलि देने पर जो है प्रतिबंध लगाया था, ठीक है, तो ये भी सही है, पहला वाला गलत था। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन कला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मौर्यकालीन कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें 2 स्टेटमेंट है। कह रहा है कि अशोक की राजाज्ञाएं, अच्छा, राजाज्ञाएं का मतलब क्या होता है? ये स्तंभ हुआ करता था राजाज्ञाएं, मतलब कि अशोक का जो भी चीजें जनता तक पहुंचाना होता था, उनकी बातें, तो वो स्तंभ पे लिख कर, मतलब कि अभिलेख पर जो है लिखा करते थे, तो उसी को राजाज्ञाएं कहा गया है। तो कह रहा है यहाँ पे कि अशोक की राजाज्ञाएं चट्टान और बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर खोदी गई थी, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है, अभी नहीं देख रहे हैं, अभी जो नेता लोग अगर प्रचार करना चाहते हैं तो वो बैनर उनर लगाते हैं, तो उस समय अशोक का जो राजाज्ञाएं था वो चट्टान और बलुआ पत्थर पर जो है जनता के बीच में पहुंचाया जाता था, ठीक है। प्रत्येक स्तंभ के सिरे पर हाथी, सांड और सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी, सांड और सिंह का प्रतिमा बनाई गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो देख लेते भाई कौन सा किस में है दोनों। मुझे लगता है सी ही होगा, हाँ सी में दोनों है, देख सकते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को समझा है कि, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समझाया है कि एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य 100 से कुछ अधिक साल तक टिका रहा और अशोक की मृत्यु के बाद वह छिन्न भिन्न हो गया, मतलब कि होने लगा। जैसे अशोक का मृत्यु होता है तो धीरे धीरे ये शासन व्यवस्था इसका कमजोर होने लगता है, ये साम्राज्य। तो कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के विघटन का प्रमुख कारण कौन से थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे, बिल्कुल ये सही है। वे साम्राज्य का शासन अच्छी तरह से संभाल नहीं सके, बिल्कुल, तभी तो धीरे धीरे पतन हो गया। विशाल सेना और विशाल प्रशासनिक सेवा का खर्च उठाने के लिए भारी धन की आवश्यकता थी, तो हो सकता है कि उस समय धन का आवंटन नहीं हो पाया होगा। अगला है यहाँ पे साम्राज्य के विभिन्न प्रदेश
अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण जो है प्रशासन एवं संपर्क स्थापित करने में कठिनाई हुई होगी, तो ऐसा भी हो सकता था। तो ये भी सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ पॉज। हम लोग जो है चार ही नहीं 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, ठीक है। एक वीडियो और दे दूंगा, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है ना, तो आप ही लोगों का रहता है कि सर थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाया करिए, कोई बात नहीं। एक वीडियो और दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि 5 हो गया, 4 टॉपिक और बच गया, जो कि अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 7वीं क्लास के एनसीईआरटी को पूरा करेंगे, जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ हालांकि मैं पहले आपको अभी शेयर कर दूंगा आपके बैच में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और करंट अफेयर्स भी चल रहा है, साइंस भी चल रहा है, और आप लोगों का हिस्ट्री भी चल रहा है, और तीनों कितना बड़ा जो योगदान है एग्जाम में आपको पता ही होना चाहिए। तो बिल्कुल मत छोड़िए, थ्योरी पढ़िए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिए। एनसीईआरटी तो करना ही, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, लेकिन आपको इसके अलावा भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एमसीक्यू लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और कंसेप्ट को क्लियर करिए। कहाँ से? तो थ्योरी से करना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।